और अब हम देश की आर्थिक सेहत का विश्लेषण करेंगे। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करने वाले हैं और उससे पहले संसद में आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का आईना होता है। इस आर्थिक सर्वे से एक बड़ी खबर जो निकली है वो ये है कि नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से 2016 और 17 के फाइनेंशियल ईयर में देश के जीडीपी की विकास दर घटकर 7.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी की विकास दर 7.6% थी। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है ये भी हम आपको बताएंगे और साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण की अन्य बड़ी बातें भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आर्थिक सर्वे क्या होता है और आज हम इसके बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। आर्थिक सर्वे को आप देश की आर्थिक दशा की आधिकारिक रिपोर्ट भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में देश की अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के पिछले एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसके अलावा अगले एक वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी इसका एक अनुमान भी आर्थिक सर्वे में दिया जाता है। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 1950 और 51 में पेश किया गया था और 1964 तक आर्थिक सर्वे को बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद इसे बजट से अलग पेश किया जाने लगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि आर्थिक सर्वे क्या होता है, लेकिन आर्थिक सर्वे के बिंदुओं को अच्छी तरह समझने के लिए आपको सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पता होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी कहते हैं। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को नापने का एक स्केल या पैमाना होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी की विकास दर तय होती है। भारत में जीडीपी विकास दर का आकलन हर 3 महीने में किया जाता है। इस बार के आर्थिक सर्वे में वर्ष 2016 और 17 में जीडीपी 7.1% यानी 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। सरकार के अनुमान से यह साफ है कि नोटबंदी का देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट पर यानी विकास दर पर असर पड़ा है और उसकी वजह से ये कम हुई है, क्योंकि पिछले वर्ष देश की जीडीपी की विकास दर 7.6% थी। आर्थिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर का अनुमान भी लगाया गया है। इस सर्वे में कहा गया है कि अगले वर्ष नए करेंसी नोट्स सर्कुलेशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगी यानी विकास होगा। वर्ष 2017 और 18 में जीडीपी में 6.75 से लेकर 7.5% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। अब आपको यह बताते हैं कि आर्थिक सर्वे के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था के इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, यानी हमारी आर्थिक स्थिति इस वक्त अच्छी है या खराब। सबसे पहले बात महंगाई की करते हैं। सर्वे के मुताबिक रिटेल महंगाई लगातार तीसरे साल काबू में रही यानी कंट्रोल में रही। 2015 और 16 में रिटेल महंगाई 4.9% रही, जबकि इससे एक वर्ष पहले ये 5.9% थी यानी कम हो रही है। वहीं वर्ष 2015 और 16 में थोक महंगाई घटकर -2.5% पर आ गई है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आंकड़ों में तो महंगाई दर कम हो रही है, लेकिन घरेलू चीजों के दाम कम क्यों नहीं हो रहे? आपके इस सवाल का जवाब भी आज हमारे पास है। दरअसल भारत में महंगाई दर थोक कीमतों पर आधारित होती है यानी होलसेल प्राइसेस पर। होना तो ये चाहिए कि थोक बाजार में माल सस्ता होने पर रिटेल बाजार में भी वस्तुओं और चीजों के दाम कम हो जाएं, लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि थोक महंगाई कम होने के बाद भी रिटेल बाजार में कीमतें नहीं गिरती और कीमतें वहीं के वहीं रहती हैं, यानी इसका फायदा आम आदमी को कभी नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि थोक बाजार में महंगाई कम होने पर भी थोक व्यापारी इसका फायदा रिटेल व्यापारियों को नहीं देते, जिससे आम लोगों को थोक महंगाई कम होने का पूरा फायदा नहीं मिलता। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो थोक बाजार में महंगाई कम होने पर रिटेल महंगाई पर इसके असर की निगरानी कर सके। अब आपको पता चल गया होगा कि महंगाई दर कम होने के बावजूद देश में महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, घट क्यों नहीं रही और आपकी जेब को उसके बारे में पता क्यों नहीं चलता। अब आपको देश के व्यापार की तस्वीर दिखाते हैं। आर्थिक सर्वे के मुताबिक भारत के निर्यात में
0.7% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष यानी 2016 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक भारत ने 13.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जबकि इसी दौरान देश के आयात में 7.4% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले वर्ष अप्रैल से दिसंबर तक देश ने करीब 18.5 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है, यानी भारत का आयात कम हुआ है, लेकिन अब भी ये निर्यात से ज्यादा है। सरल भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत जितना सामान बाहर यानी दूसरे देशों को बेचता है, उससे ज्यादा सामान दूसरे देशों से खरीदता है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में देश के कृषि क्षेत्र में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2016 और 17 में कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर 4.1% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह दर सिर्फ 1.2% थी। इसकी वजह मॉनसून को बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष काफी अच्छी बारिश हुई है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर कम रहने का अनुमान है। 2016 और 17 में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ 5.2% पर आने का अनुमान है, जबकि 2015 और 16 में यह वृद्धि दर 7.4% था, यानी अब पहले के मुकाबले कम हुआ है। इस बार के आर्थिक सर्वे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई की बात भी हुई है। आपको बता दें कि डीएनए में हम कई बार आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बता चुके हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि इस बार बजट में सरकार यूबीआई का ऐलान कर सकती है। आर्थिक सर्वे में इस पर विचार किया गया है। आर्थिक सर्वे में देश से गरीबी मिटाने के लिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सुझाव दिया है। देश में अभी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचता और इसीलिए यूनिवर्सल बेसिक स्कीम की जरूरत महसूस की गई, जिसके तहत सरकार जरूरतमंद लोगों के बैंक अकाउंट्स में एक निश्चित रकम डालेगी। सरकार इस योजना की शुरुआत देश भर में मौजूद अति गरीब लोगों से कर सकती है। फिलहाल भारत की कुल आबादी में से 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर भारत की आबादी को 125 करोड़ की बजाय ताजा आंकड़ों के हिसाब से 132 करोड़ मान लिया जाए, तो इस योजना का लाभ करीब 29 करोड़ लोगों को मिल सकता है। हालांकि इसे लागू करने के लिए सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी। अगर भारत में बेसिक इनकम योजना लागू की गई तो उसका मकसद होगा गरीबों के कल्याण के साथ साथ भ्रष्टाचार को रोकना, क्योंकि अभी फिलहाल सरकार की तरफ से गरीबों को जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो अक्सर भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं। ये एक तरह का लीकेज है और इसे बेसिक इनकम योजना के जरिए रोका जा सकता है। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली देश का बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट पेश होने से पहले ही ऐतिहासिक हो गया है, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार रेल बजट पेश नहीं हो रहा है। आम बजट में ही रेल बजट का एक हिस्सा होगा। आपको बता दें कि 1924 में पहली बार रेल बजट पेश किया गया था। इस बार के बजट में एक और ऐतिहासिक बात है और वो ये कि ऐसा पहली बार होगा जब बजट यानी देश का बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। इससे पहले देश का बजट फरवरी महीने के आखिरी दिन पेश किया जाता था, लेकिन इस बार इस परंपरा को भी बदल दिया गया है। ये तमाम परंपराएं अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। देश को आजाद हुए 69 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन किसी ने अंग्रेजों के जमाने की सोच को बदलने की कोशिश नहीं की और ये एक अच्छी बात है कि अब ये परंपराएं बदल रही हैं और हम अंग्रेजों के जमाने की गुलाम सोच से आजाद हो रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि काफी देर से हो रहे हैं। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपना बजट अभिभाषण पढ़ा। राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक्स को आतंक का मुंहतोड़ जवाब बताया और सरकार के नोटबंदी के फैसले को भी साहसिक कदम करार दिया। राष्ट्रपति ने सरकार की तरफ से पिछड़े वर्ग, गरीबों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाई गई योजनाओं को कामयाब बताया है। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण को बजट की रूपरेखा कहा जाता है और इस बार कांग्रेस को राष्ट्रपति का अभिभाषण बिल्कुल पसंद नहीं आया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि सरकार रोजगार दिलाने में नाकाम रही है। अब सवाल यह है कि क्या कल का बजट ऐसा होगा जो विपक्ष के सवालों का जवाब दे सके, और इसी के साथ सवाल ये भी है कि ये नोट का बजट होगा या फिर वोट का बजट होगा। India has been widely acclaimed as a bright spot
in the global economy at a time when global growth has been slow. To combat the evils of black money, corruption, counterfeit currency, and terror financing, the government took the decision on 8th November 2016 to demonetize all 500 and 1000 rupee currency notes. सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में आज युवाओं को रोजगार दिलवाने का है और इस मामले में सरकार एकदम फेल है। इसमें पेट्रोलियम क्लस्टर से पोर्ट लेड डेवलपमेंट में रिफाइनरीज आ रही है, इसमें लेदर से लेकर केमिकल तक, और जो भारत निर्यात कर सकता है ऐसे पोर्ट के क्षेत्र में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी और इससे करीब 1 करोड़ जॉब्स डेवलप होंगे, 40 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी और 60 लाख इनडायरेक्ट होंगी और देश के ग्रोथ में इसका बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये बात तो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आजकल उनकी राजनीतिक बेरोजगारी बढ़ गई है। राहुल जी इसलिए थोड़े परेशान भी हैं, लेकिन रोजगार कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और रोजगार लेने की व्यवस्था क्या की गई सरकार में। बेहतर होता कि अगर किसी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में आके दाखिल हो जाते तो उनको पूरा अनुमान लग जाता कि रोजगार कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। नया कुछ नहीं, वही पुराना डमरू बजाते जा रहे हैं सरकार, और ये 5 इलेक्शन होने वाले इलेक्शन पे नज़र रख के ये खेल खिलवा रहे हैं। तो ठीक है, मगर ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं, सबका विकास, सबका पैसा, सरकार का विकास, और कुछ नहीं। मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, 50 लाख नौकरियां गई हैं। आज चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस और ट्रेड हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, देश की अर्थव्यवस्था गिरावट की तरफ जा रही है। पूरे देश की जनता नोटबंदी से संतुष्ट है और वो इसको पसंद कर रही है और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम समझ में आएगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में जाएंगे। राहुल गांधी जी पर हम टिप्पणी नहीं करते, वो 10 साल सरकार में रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो कुछ किया है वो देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि वो पहले इस बात की जानकारी करें, असेसमेंट करें। तो इस बार का बजट बेहद खास होगा क्योंकि इस बार का बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब देश के 5 राज्यों में चुनाव है और यही वजह है कि इस बार के बजट को राजनीतिक बजट भी कहा जा रहा है। इसलिए कल के बजट के राजनीतिक असर पर हमारी विशेष नजर रहेगी और बीजेपी के जो विरोधी दल हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले का ये जो बजट है ये राजनीतिक बजट होगा। इस बजट में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे बीजेपी को 5 राज्यों में चुनावों में मदद मिले। लेकिन कल क्या होगा, अब कुछ ही घंटे बचे हैं। हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इस बार वोट का बजट होगा या फिर नोट का बजट होगा।